जब भी आप टीवी चालू करते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो पश्चिम बंगाल और काउ पॉलिटिक्स को लेकर आपको सिर्फ दो ही चीजें दिखाई देती हैं। पहला, नेताओं के तीखे और भड़काऊ भाषण, और दूसरा, बॉर्डर पर होने वाली गायों की तस्करी की खबरें। न्यूज रूम में बैठकर इस मुद्दे को सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम या देश प्रेम बनाम देशद्रोह का चश्मा पहना दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैमरों की इस चकाचौंध से दूर बंगाल के गांवों में इस राजनीति की वजह से आम इंसानों पर क्या बीत रही है? आज सोशल मीडिया की डिबेट से हटकर हम आपको बंगाल के उस कड़वे और जमीनी सच से रूबरू कराने वाले हैं जिसे अक्सर जानबूझकर छिपा दिया जाता है। एक ऐसा सच जहां हमारे हिंदू किसान भाई बेबसी के आंसू रो रहे हैं और मुस्लिम व्यापारी कानून और सुरक्षा के डर से अपने कदम पीछे खींच चुके हैं। अगर आप इस पूरे विवाद का वो पहलू जानना चाहते हैं जो सीधा पेट और रोजगार से जुड़ा है, तो अगले 8 मिनट इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जो सच आप सुनेंगे वो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगा। बात को बिल्कुल गहराई से समझते हैं। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में, चाहे वो मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, नादिया हो या उत्तर 24 परगना, मवेशी पालना यहाँ के लाखों परिवारों की आजीविका का, यानी उनकी रोजी रोटी का मुख्य साधन है। इनमें से एक बहुत बड़ी आबादी हमारे हिंदू किसान भाइयों की है। ये किसान इन गायों को सिर्फ एक जानवर नहीं मानते, बल्कि उन्हें अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। जब तक गाय दूध देती है, वो पूरे घर का पालन पोषण करती है और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती है। लेकिन हकीकत का दूसरा और सबसे दर्दनाक पहलू तब शुरू होता है जब समय के साथ वो गाय बूढ़ी हो जाती है, बीमार हो जाती है या किसी वजह से दूध देना बंद कर देती है। अब जरा यहाँ का आर्थिक गणित समझिए। आज के समय में एक मवेशी को पालने का खर्च, उसके चारे का दाम, छोकर, भूसा और पशु डॉक्टर की दवाइयों का खर्च मिलाकर रोज का कम से कम 150 से 200 रुपये आता है। अब आप खुद सोचिए, एक गरीब किसान जिसकी खुद की रोज की कमाई मुश्किल से 300 या 400 रुपये हैं, वो हर महीने 5 से 6,000 रुपये सिर्फ एक ऐसे मवेशी पर कैसे खर्च कर सकता है जिससे उसे 1 रुपये की भी आमदनी नहीं हो रही? नतीजा ये होता है कि किसान धीरे धीरे कर्ज के दलदल में धंसने लगता है। वह चाहकर भी अपनी बूढ़ी गाय को सही पोषण नहीं दे पाता। हमारे इन किसान भाइयों के आंसू इस बात पर निकलते हैं कि जिस गाय की उन्होंने सालों तक अपने बच्चों की तरह सेवा की, आज इस कमरतोड़ महंगाई और आर्थिक तंगी के कारण वो उसे अपनी आंखों के सामने भूखा मरते देखने पर मजबूर हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि अगर किसान इस खर्च को नहीं उठा पा रहा तो वो इन मवेशियों को बेच क्यों नहीं देता? पहले के समय में यही होता था। बंगाल में सदियों से यह परंपरा रही है कि गोरूर हाट यानी मवेशियों के स्थानीय बाजारों में इन बूढ़े मवेशियों को बेच दिया जाता था। अब सवाल है कि इन मंडियों में खरीदार कौन होते थे? यहाँ ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के छोटे व्यापारी या दूसरे किसान आते थे जो इन मवेशियों को खेती के काम में लगाने, चमड़े के व्यापार के लिए या अन्य वैध आर्थिक गतिविधियों के लिए खरीदते थे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चक्र घूमता रहता था। हिंदू किसान को तुरंत नकद पैसे मिल जाते थे और मुस्लिम खरीदार को अपना रोजगार मिल जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में जमीन का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। कानून की अत्यधिक कड़ाई, जगह जगह लगने वाले पुलिस नाके और सबसे बड़ा डर, विजिलेंटे ग्रुप्स यानी कुछ उग्र संगठनों का खौफ। आज के इस तनावपूर्ण माहौल में कोई भी मुस्लिम व्यापारी या कोई आम इंसान भी किसी हिंदू किसान से मवेशी खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उन्हें सीधा सीधा यह डर सताता है कि अगर वो कानूनी तरीके से पूरी रसीद कटवा कर भी किसी मवेशी को गाड़ी में या पैदल सड़क से लेकर जाएंगे तो रास्ते में उन्हें स्मगलर या कसाई कहकर निशाना बनाया जा सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुलिस थानों की प्रताड़ना और सबसे बढ़कर अपनी जान के जोखिम के डर से मुस्लिम भाइयों ने मवेशियों की इस खरीद फरोख्त से अपने हाथ पूरी तरह पीछे खींच लिए हैं। अब वो इन मंडियों की तरफ रुख भी नहीं करते। इस डर और सन्नाटे का अंतिम नतीजा क्या हुआ? सदियों पुराना वो सामाजिक ताना बाना पूरी तरह टूट गया जो दोनों समुदायों को आपस में जोड़कर रखता था। आज बंगाल की बड़ी बड़ी मंडियां सूनी पड़ी हैं। जहां कभी हर हफ्ते करोड़ों रुपए का व्यापार होता था,
वहां आज सिर्फ सन्नाटा और मायूसी पसरी है। इसे जरा एक आम इंसान के उदाहरण से समझिए। एक हिंदू किसान अपनी लाचारी और मजबूरी में अपनी बूढ़ी गाय को बेचना चाहता है ताकि उन पैसों से वो एक नई दुधारू गाय खरीद सके और अपने बच्चों का पेट पाल सके। उसका मुस्लिम पड़ोसी उसकी इस लाचारी को समझता है, वो उसकी मदद करना चाहता है, वो उस गाय को खरीदना भी चाहता है। लेकिन इन दोनों के बीच में राजनीति और डर की एक बहुत बड़ी अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। किसान इसलिए रो रहा है क्योंकि उसका मवेशी बिक नहीं रहा और उसके घर का दाना पानी बंद होने की कगार पर आ गया है। और खरीदार इसलिए परेशान है क्योंकि उसका पुश्तैनी रोजगार हमेशा के लिए छिन चुका है। पॉलिटिकल पार्टियों और बड़े नेताओं के लिए यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा हो सकता है, वोट बैंक को मजबूत करने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन जमीन पर यह दो समुदायों के बीच के अटूट भरोसे पर और उनकी जेब पर सीधा सीधा हमला है। जब व्यापार रुकता है तो गरीबी और भूख किसी का धर्म देखकर घर में नहीं आती। इस राजनीति का असली नुकसान दोनों तरफ के गरीब और बेकसूर परिवारों को ही उठाना पड़ रहा है। तो फिर इस बेहद गंभीर समस्या का व्यावहारिक समाधान क्या है? क्या सिर्फ टीवी पर चिल्लाने से, राजनीति करने से और एक दूसरे पर आरोप लगाने से इन गरीबों का पेट भरेगा? बिल्कुल नहीं। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसके लिए सरकार को जमीनी स्तर पर दो बहुत बड़े और कड़े कदम उठाने होंगे। पहला कदम, अगर सरकार यह चाहती है कि बूढ़े मवेशियों की खरीद फरोख्त पूरी तरह बंद हो जाए, तो सरकार को हर ब्लॉक स्तर पर सर्व सुविधा युक्त सरकारी गौशालाएं बनानी होंगी, जहां किसान अपनी बूढ़ी और बीमार गायों को सम्मानपूर्वक छोड़ सकें, ताकि उन गरीब किसानों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। आज जो चुनिंदा गौशालाएं मौजूद हैं, उनकी बदहाली और दयनीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है। दूसरा कदम, जो वैध व्यापारी हैं, जो वाकई खेती, डेयरी फार्मिंग या वैध बिजनेस के लिए मवेशी खरीदना चाहते हैं, उन्हें प्रशासन की तरफ से एक ऐसा सुरक्षित, डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम देना होगा जहां किसी भी सीधे साधे और निर्दोष इंसान को कानून या किसी भीड़ के डर का सामना न करना पड़े। जब तक हमारी सरकारें इस आर्थिक संकट की गहराई को नहीं समझेंगी, तब तक जमीन पर यह दर्द और बेबसी कभी कम नहीं होगी। दोस्तों, बंगाल का यह कड़वा सच हमें साफ साफ सिखाता है कि जब किसी मानवीय और आर्थिक मुद्दे पर जरूरत से ज्यादा गंदी राजनीति होने लगती है, तो उसका अंतिम नुकसान हमेशा देश की आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। आज इस जमीन को नफरत की या भाषणों की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे किसानों के आंसू पोंछने की और बंद हो चुके ग्रामीण रोजगार को वापस पटरी पर लाने की सख्त जरूरत है। इस पूरे संवेदनशील मामले पर, इस जमीनी हकीकत पर आपकी निजी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि राजनीति से ऊपर उठकर इस आर्थिक नुकसान का कोई ठोस और परमानेंट हल निकाला जाना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी यह जमीनी रिपोर्ट और यह ईमानदार विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। ऐसी ही और भी जमीनी और सच्ची कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।